तो चलिए कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव की शुरुआत करते हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, देखिए आदमपुर सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और सीधे टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आयुषी, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और जो मतदान में उतरे प्रत्याशी भी हैं लगातार वोटिंग सेंटर में जाके वो जायज़ा भी ले रहे हैं। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चुनाव की अगर बात करें तो 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर राजनीतिक खबरों की बात करें तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज सोलन पहुंचने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 12 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो यहाँ पर हिमाचल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 68 सीटें हैं और पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। सभी 68 सीटों पर चुनाव मैदान में प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उतारे हैं और पंजाब में जो घोषणाएं की गई थी उन्हीं घोषणाओं को आगे बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी हिमाचल में। और लेकिन यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती थी कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी, उसी कदम पर आगे बढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। और ऐसे में तिरंगा यात्रा आज सोलन में निकाली जाएगी और ठीक उससे पहले जब 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को एक बड़ी रैली करने वाले हैं सोलन में और इससे पहले प्रधानमंत्री पंजाब भी पहुंचेंगे और डेरा ब्यास में जाएंगे, क्योंकि डेरा ब्यास की अगर हम बात करें, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या हिमाचल में भी बड़ी तादाद में पाई जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का दौरा है, इस दौरान वो पंजाब में भी आएंगे और सीधा सोलन पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और उससे ठीक पहले देखिए, एक राजनीतिक चाल कह सकते हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा वो आज दोपहर 1 बजे सोलन में निकालने जा रहे हैं और उसके बाद ओल्ड बस स्टैंड है वहां पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से जो दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है और इसको लेकर भी राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर पराली जलाने के मामलों में बहुत ज्यादा कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ इस साल 80% मामले सामने आए हैं, सबसे ज्यादा पंजाब में, जहां पर लगातार पराली जलाई जा रही है। आज भी हमने तस्वीर देखी, भटिंडा, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर लगातार जो किसान हैं वो पराली को आग के हवाले कर रही है। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोशल मीडिया के जरिए जरूर सामने आए और इसका पूरा ठीकरा वो केंद्र सरकार पर फोड़ते नजर आए कि उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है और मुआवजा जिसकी मांग की गई थी वो भी नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके मुताबिक जो फंड है वो हरियाणा से ज्यादा दुगना पंजाब सरकार को दिया गया था पराली के प्रबंधन के लिए। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की तरफ से सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन किया गया था, यही वजह है कि किसानों से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। इस तरीके का तर्क देते नजर आए, लेकिन ये कहते नजर नहीं आए कि किस तरीके से पराली का प्रबंध करना है, क्योंकि पराली प्रबंधन के लिए जो मशीनें भी हैं वो केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को भी दी है, लेकिन वो अभी तक किसानों तक नहीं पहुंची है। बहरहाल हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सामने आए, पलटवार उनकी तरफ से किया गया। उनका कहना है कि उचित मुआवजा यहाँ पर दिया जा रहा है हरियाणा के किसानों को। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। रेड जोन में जो किसान पराली को आग नहीं लगाते हैं उन्हें ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा में जो किसान हैं वो गौशाला पहुंचते हैं, अगर अपनी पराली को लेकर वहां भी उनको राशि दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए ही सारी तस्वीर यहाँ पर ली जा रही है और मॉनिटरिंग सैटेलाइट के जरिए हो रही है कि कहाँ कहाँ पर पराली जलाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनमें बहुत 500 से कम मामले सामने आए हैं जहाँ पर पराली जलाई गई है। लेकिन यहाँ
यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, जिसमें 21,000 से ज्यादा घटनाएं अभी तक सामने आई हैं, वो पंजाब सूबा है। और यहाँ पर देखिए, एक तरफ पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसानों के चलते ही दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है, लेकिन इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में जो ठीकरा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। तो ये तमाम वो खबरें हैं आयुषी जिस पर आज नजर रहेगी। जी जी, चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है? देखिए, लखीमपुर के सीट गोला गोकर्णनाथ में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। लगातार सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के क्या जानकारी और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है? जी, लखीमपुर सीट के बारे में अगर बात करें तो वहां पर मतदाता पहुंच चुके हैं, वोटिंग शुरू भी हो गई है। और जो कि अभी जो सूचना आ रही है सूचना आयोग की तरफ से कि लगभग अभी तक सुबह से लेकर अभी तक बहुत ही तेजी से वहां वोटिंग डाली जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10% की जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुकी है अभी तक। और वहीं अगर बात करें लखनऊ यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर भी थोड़ी देर पहले ही दिखाया गया था कि श्री रामचरण पादुका का कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था वो लखनऊ के ही उनके अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर ही किया था। इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे लोक भवन जाएंगे। लोक भवन में जहाँ कैबिनेट की बैठक की शुरुआत करेंगे। बैठक में सभी दोनों ही हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपस्थित होंगे। साथ ही कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर होंगे सारे उपस्थित होंगे। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 35 ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सरकार मोहर लगा सकती है और योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। लेकिन इसके दौरान बीच में एक बता दें कि जो सबसे बड़ा जो योजना बताया जा रहा है वो है कि मुख्य सचिव द्वारा बताया जा रहा है कि जितने भी लगभग खरब का उन्होंने अपनी एक योजना दी है मुख्य सचिव ने कि इस कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि 2027 से लेकर अब तक का मुख्य सचिव का एक आंकड़ा है जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है, जिसमें 40,000 करोड़ का बजट बताया गया है। और 40,000 करोड़ में क्या कुछ योजनाएं लगेंगी, कहाँ कहाँ वो पैसा लगेगा, वो सारी योजनाओं को आज कैबिनेट में मुख्य सचिव द्वारा पेश किया जाएगा। अगर कैबिनेट में इस योजना पर मुहर लग जाती है तो 2027 में तक होने वाली ये सारी योजनाओं पर जो 40,000 करोड़ का खर्चा होना था वो तय शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नितिन उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उनका भी यहाँ पे बाहर का दौरा लगा हुआ है जो कि इलाहाबाद जाएंगे। इलाहाबाद जाने के बाद वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा जितिन प्रसाद हैं जो लगातार लखनऊ से लेकर प्रदेश के हर जिले में दौरा कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्द जो सड़कें हैं, जो गड्ढे हो गई हैं, जो खराब हो गई, उन्हें जल्दी जल्दी दूर किया जाए। इसी चलते जितिन प्रसाद लखनऊ से बाहर भी रहेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो BMSA के पोर्टल है जिसकी आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से केशव प्रसाद मौर्य आपका रुख करेंगे, आप खबरों पर नजर बनाए रखे हैं। तो दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल पुजारी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और रांची से हमारे साथ सुबोध गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल पुजारी का रुख कर लेते हैं। राहुल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट मुंबई से रहने वाली है, विस्तार से बताएं। सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी? वंदे मातरम। आयुषी में बता दूं कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट में क्या नाम है उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पे धीरे धीरे करके भीड़ स्टार्ट हो गई है, वोट डालना शुरू हो गया है, लेकिन मतदान बड़ा धीमे हो रहा है। अभी तक जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से मिल रही है कि अभी 2-3% ही मतदान हुए हैं और जिस तरह से एक तरफा मुकाबला है, ये ऋतुजा लटके जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से खड़ी हुई हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। बीजेपी ने विड्रॉ कर ली थी अपनी सीट, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक लेटर भेजा है। उन्हें बोला है कि बीजेपी की षड्यंत्र है कि वो वोट के लिए ना डालें, लोगों को उत्साहित करें और नोटा के लिए उत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नोटा पे वोट डालें जिससे कि कम से कम संख्या में ऋतुजा लटके जीतें, जिससे कि उनकी शक्ति जो शिवसेना की हो सकती है वो ना हो पाए। ये खबर आ रही है और सवेरे से ही मतदान केंद्रों पे बहुत धीमी मतदान हो रही है, वोट बहुत धीमा पड़ रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है नई मुंबई से आ रही है, एक 17 साल के युवक को चाकू से गोद कर हत्या की गई है। हत्या की वजह जो बताई जा रही है वो है उसने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया। केवल मोबाइल के पासवर्ड ना देने से उनके दो दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू है। तीसरी जो आ रही है बॉलीवुड से खबर आ रही है, कल शाहरुख खान का जन्मदिन था। 57 साल के शाहरुख खान किंग खान हो चुके हैं। 2 दिन से उनके आवास पे मन्नत पे जो बांद्रा स्थित मन्नत है वहां पे 2 दिन से लाखों की संख्या में
लोग खड़े हुए थे उनके उसको देखने के लिए, शाहरुख खान को देखने के लिए। और शाहरुख खान, ऐसा हुआ भी 2 बार शाहरुख खान अपने मन्नत में आए, बाहर रात को 12 बजे निकले, फिर सुबह अपने अपने चाहने वालों के लिए निकले। और कल ही उन्होंने टीजर भी अपने फिल्म की लॉन्च की, जो 4 साल बाद उनकी फिल्म आ रही है पठान, उसकी टीजर लॉन्च किया। और बताया कि दर्शकों को बधाई दी अपने जन्मदिन पे उनको आने के लिए। और लाखों की संख्या में भीड़ थी, ऐसे पहले कभी नहीं देखा जा सकता था। पहली बार ऐसा हुआ, लाखों की भीड़ मन्नत पे खड़ी थी। जी। चौथी जो बड़ी खबर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस को लेके आ रही है। 1 नवंबर से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम बना दिया है कि पीछे सीट बेल्ट लगाना कार में जरूरी, आगे तो जरूरी था ही, और पीछे भी लगाना। कल 150 चालान हुए इसी को लेकर मुंबई में। पांचवी जो बड़ी खबर आ रही है, तो विधायक आपस में लड़ रहे हैं। जो अमरावती के 2 विधायक हैं, रवि राणा और बच्चू कडू, जो पहले भी विवादों में आ चुके हैं, अब उनको लेके पूरी सरदर्द हो गई, सरकार में भी सरदर्दी चालू हो गई है। उन्होंने रवि राणा ने कल धमकी दी है कि मैं उनके घर पे आके देख लूंगा बच्चू कडू को। कल बच्चू कडू ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नेहरू मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा किया और दिखाया कि मेरी शक्ति प्रदर्शन मेरा कितना। जबकि रवि राणा ने ये आरोप लगाया था कि 50 करोड़ लेके बच्चू कडू। चलिए राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। सुबोध गुप्ता का रुक कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, देखिए, अगर बात करें सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, अवैध खनन को लेकर के लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, और आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है? देखिए आयुषी, मैं बता दूं कि झारखंड में राजनीति की सियासत है एक बार फिर उसकी पारा चढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी से 1 घंटे बाद ईडी कार्यालय में पेश होंगे। आज से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की समन भेजी गई थी, जिसके बाद राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं बता दूं कि ईडी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यालय और संपूर्ण रांची क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई। इन बलों की संख्या लगभग 3000 है, जो पूरे रांची को सुरक्षा क्षेत्र में तब्दील किया है। पूरे झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आज रांची में जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने समर्थकों के साथ और झारखंड सरकार के जो भी विधायक है, सांसद है और अन्य समर्थक है, उनके साथ 11:30 बजे रांची के ईडी कार्यालय में पेश होंगे, जिसके बाद गहमा गहमी लगातार जारी है। मैं बता दूं कि इसका विरोध भाजपा ने किया है। आगामी 7 नवंबर से 13 नवंबर तक भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम गतिविधियों और राज्य सरकार की गतिविधियों और विधि व्यवस्था को लेकर सारे जगह पर आक्रोश रैली निकालने का प्लान बनाया है, योजना तैयार किया है। आज भी भाजपा के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी कार्यालय में पेश होंगे तो लाखों समर्थक झारखंड के जेएमएम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होंगे ईडी कार्यालय के बाहर। राज्य के 24 जिलों से जेएमएम कार्यकर्ता आज रांची में जुट रहे हैं, अभी से ही जुटान शुरू हो गया। मैं बता दूं कि ईडी कार्यालय के बाहर लगभग 200 से अधिक बलों की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की सुविधा दी गई है। यहाँ से आम नागरिक अंदर नहीं जा सकते, केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जा सकते, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। आप खबरों पर नजर बनाए रखिए, आगे भी रुक करेंगे आपका। अजहर हुसैन का रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। अजहर, आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से रहने वाली है? जी आयशा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर की ओर बात करें, जिस तरीके से 2019 के बाद में जो आर्टिकल 370 हटने के बाद में जो एक संविधान एक फ्लैग के तहत काफी सारे जो ऑर्डर्स निकाले गए, काफी सारे जो इकदाम उठाए गए, तो इसी हवाले से जो वन नेशन वन फ्लैग प्रोग्राम के तहत जो यहाँ पे स्कूली बच्चों का सेशन था वो दिसंबर या नवंबर में खत्म होता था, लेकिन आज के बाद में जो उसका सेम जो है मार्च में वो स्टार्ट होगा। और इसकी जो कड़ी है, जो फीस फिक्सेशन कमेटी एक बैठती है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे ये ऑर्डर निकाला गया कि वो नवंबर से लेके मार्च तक जो है प्राइवेट स्कूलों से कोई भी जो है स्टूडेंट से कोई भी फीस अदा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेशन जो है उनका कंप्लीट हो गया है नवंबर से, और जो अगला सेशन होगा वो मार्च तक होगा। और मार्च के बाद में जिस तरीके से सेंटर में, जिस तरीके से जो है जम्मू में या हम दिल्ली या बाकी स्टेट्स में जिस तरीके से सेशन स्टार्ट होता है, उसी तर्ज पे अब कश्मीर में भी आने वाले साल से और आने वाला जो नया सेशन होगा वो बिल्कुल उसके बराबर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर थी। और दूसरी खबर की अगर हम बात करें
जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर या सर्च ऑपरेशन चलते आ रहे हैं और इसी कड़ी के तहत जो कल हमने देखा कि अवंतीपोरा और बिजबिहारा में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ में लगी, वो इस तरीके से कि बिजबिहारा में भी इनकाउंटर पेश आया और अवंतीपोरा में भी एक इनकाउंटर पेश आया। एडीजीपी ने ट्वीट करके बताया ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पुलवामा में जो मुख्तार नामी एक लश्कर तैयबा से वाबस्ता जो मिलिटेंट हलाक किया गया और उनके साथ जो साथी थे 3 साथी, उनको भी हलाक कर दिया गया। और एडीजीपी ने कहा ये उनके लिए बड़ी कामयाबी इस तरीके से है क्योंकि वो काफी सारे किलिंग्स में मुलविस था। हाल ही में जो वहां पे सीआरपीएफ ने एसआई के तौर पे। चलिए अजहर, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं, देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। राजनीतिक गलियारों से क्या तमाम बड़ी अपडेट? देखिए 2:30 बजे के करीब कृषि विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सूबे की मुख्यमंत्री के समेत गुजरात के राज्यपाल भी शामिल हो रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से इस कार्यशाला का जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री गणेश जोशी की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर पर इसमें कई सारे विषयों को रखा गया है और कृषि से संबंधित कई सारे विषयों को लेकर जो चर्चा किया जाएगा, कई वैज्ञानिक जो हैं इस कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे और ऐसे में तमाम राज्य के तमाम जगहों से जो किसान हैं वो इस कार्यशाला में उपस्थित होंगे और कृषि से संबंधित तमाम विषयों पे जो चर्चाएं हैं वो की जाएगी। मुख्यमंत्री भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कांग्रेस की अगर बड़ी खबरों की बात कर लें तो कांग्रेस के जो उत्तराखंड प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो कुमाऊं के दौरे पे पहुंच रहे हैं और ऐसे में वो आज वो अल्मोड़ा में उपस्थित रहेंगे, जहां की कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा और तमाम बड़े जो नेता हैं, प्रदीप टमटा हों या फिर अन्य जो नेता हैं, वो उनके साथ मौजूद रहने हैं। और ख़ास तौर पे आगामी दिनों में जो उत्तराखंड के अंदर जो कहीं ना कहीं रैलियां निकाली जाएंगी, उनको लेके कहीं ना कहीं वो डिस्कस करते हुए नज़र आ सकते हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अल्मोड़ा में स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनके साथ उनकी जो मीटिंग है वो आज रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 7 तारीख से जो माड़ा से कांग्रेस की एक उत्तराखंड के अंदर जो रैली निकलने वाली है, कांग्रेस जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो की जानी है उत्तराखंड के अंदर, उसकी शुरुआत होगी। और ऐसे में जिस तरीके से आज जो देवेंद्र यादव इसको लेके भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है अल्मोड़ा में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 9 नवंबर को लेके तमाम जो कार्यक्रमों के जो आयोजन होने वाले हैं, क्योंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उत्तराखंड 22 वर्ष का हो रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी तमाम जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उनको अंतिम रूप देने को लेके आज पार्टी कार्यालय में डिस्कस होने वाली है। क्योंकि 9 नवंबर के अलावा 4 तारीख को इगास के भी कार्यक्रम हैं, जिनमें की पार्टी ने तय किया है कल 4 तारीख को तमाम ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिनमें विधायक और ब्लॉक स्तर पे जो इनके पदाधिकारी वो उपस्थित रहेंगे और जो प्रवासी हैं, प्रवासियों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया गया है और इगास के बड़े बड़े कार्यक्रम स्थानीय कई स्थानों पे करने के जो कार्यक्रम देखिए इगास को लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।